दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय आर.ओ. 2023 का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी और जीएस की दोनों की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है और आप हमने अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की प्लेलिस्ट दे दी है, जहां से आप जाकर आप उन दोनों प्लेलिस्टों को चेक कर सकते हैं। और आप जो है अगर क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से अगर जीएस की और हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए हम आपके समय अभाव को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ डिकोड एग्ज़ाम और आदित्य पब्लिकेशन और हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे, इन सभी लोगों का सार जो है हिंदी में जो है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप लोग अपने इस प्री के एग्ज़ाम में आर.ओ. के एक बेहतर रिजल्ट ला सके, एक अच्छा रिजल्ट लाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखिए केवल क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। हमारा यहाँ मूल उद्देश्य है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से परिचित कराना, ठीक है, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से परिचित हो जाएं, ठीक। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, ठीक है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, वहाँ से राजा नंद के अभिलेखीय प्रमाण का उल्लेख होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता था? वो थे महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ से छठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगला है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के शासन का समय, उनके समय में ये जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक जिसका नाम था, ये किसके जो है दरबार में रहा करता था, ठीक है। तो ये जो है किसके दरबार में रहा करता था? इसका आंसर है दोस्तों बिंबिसार के दरबार में रहा करता, ठीक है। तो ये किसके जीवक किसके दरबार में थे? तो ये बिंबिसार के दरबार में थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें अंग का चंपा, यानी ये राजधानी दिया गया है और राज्य दिया, जो 16 महाजनपद हैं उन 16 महाजनपदों की राजधानी और उसके राज्य का नाम दिया गया है, ठीक है। 16 जनपदों का नाम और उसकी राजधानी का नाम दिया गया। तो अंग का चंपा, कौशल अहिच्छत्र, वत्स कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका कौशल, ठीक है। कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं है, ठीक है। इसकी चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम थोड़ी सी। देखिए, कौशल जनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी, ठीक है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कौन थी? साकेत और श्रावस्ती थी। इसके अलावा उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, ठीक है। तो जो अहिच्छत्र दिया गया है इसमें, वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पल्य थी, ठीक है, काम्पिल्य। अगला प्रश्न है, चंपा, ये जो चंपा है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा जो है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की राजधानी थी, ठीक है। चंपा जो है अंग की राजधानी थी, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। तो सुरसेन जो है ये कौशाम्बी की राजधानी नहीं, कौशाम्बी जो है सुरसेन की राजधानी नहीं थी, ठीक है। तो ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। कंबोज का राजपुर हाटक हो जाएगा, असमक का पोतन हो जाएगा, ठीक है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है अपना, इस उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, उसमें से कुल कितने महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुल अपने उत्तर प्रदेश में 8, इस 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है। चलिए प्रश्न है आपका कि पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता
निम्न कारणों से थी, यानी इनमें से कौन कौन से कारण थे जिसके कारण सिकंदर जो है पश्चिम भारत में सफल हुआ। ठीक है, तो इसका पहला कारण दिया गया है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है उससे देशद्रोही शासकों से सहायता मिलती थी। ठीक है, चौथा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, क्या दिया है? चौथा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इनमें से कौन कौन से आंसर उसमें सही है? ठीक है, उसकी सफलता में कौन कौन से कारण सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इनके ये 3 आंसर हो जाएंगे। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक है, तो भारत का कौन सा राजा था जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया था? तो उस राजा का नाम क्या था? पुरु, या जिसके पोरस कहा जाता था। राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था ना सिकंदर का। अगला प्रश्न है आपका कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, यानी यह किससे प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि जो गुजरात था वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? कालसी में मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी? कालसी में मिली थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय, ठीक है, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? यानी टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ सम्राट अशोक का राजनय संबंध था, ये कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था दोस्तों? ये मिस्र का शासक था। ठीक है, कहाँ का? मिस्र का शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ठीक है, तो इनमें से यानी कि कौन सा स्रोत ऐसा है जो इसमें उल्लेख होता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। ठीक है, मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक थी, इससे यह सम्मिलित होता है, पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिका का मूल लेखक था। तो इंडिका किसकी पुस्तक थी दोस्तों? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ये मनुस्मृति में वर्जित है। ठीक है, किसमें वर्जित है दोस्तों? मनुस्मृति में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो है शासकों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी अलग अलग शासकों के नाम हैं और इधर उनकी उपाधियाँ हैं। ठीक है, यानी इन शासकों को और किस नाम से जाना जाता था या कौन सी उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें हम मिलान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त को जाना जाता था सेंड्रोकोट्स के नाम से। ठीक है, चंद्रगुप्त को किस नाम से जानता था? सेंड्रोकोट्स के नाम से। और बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को जाना जाता था अमित्रघात के नाम से। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता। और अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को जाना जाता था प्रियदसी के नाम से। प्रियदसी लिखा है, प्रियदर्शनी मिलता है, दसीम कुछ ऐसे करके मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम है। ठीक, प्रियदसी लिखा हो चाहे प्रियदर्शनी लिखा हो, सब आप समझ लीजिएगा। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये चारों इसके आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? यानी कि गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर किसने किसने ध्यान दिया था? तो ये 4 शासकों के नाम लिखे गए हैं। इन चारों शासकों में किसने किसने गिरनार क्षेत्र पर ध्यान दिया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान दिया था, इसके अलावा सम्राट अशोक ने ध्यान दिया था। ठीक है, तो इसके कौन कौन से सही आंसर हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दिया गया है बी, आंसर बी सही है। ठीक है, 2 और 3, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र पर जल संसाधन पर ध्यान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। और सेल्यूकस कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था, जो कि उसके पश्चिम के क्षेत्रों के राज्यों को संभालता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल से शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? यह 78 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? ठीक है, कितना अंतर है, यानी वर्षों में कितना अंतर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135 वर्ष। ठीक है, कितना अंतर है दोस्तों? 135। जब आप 78 और 57 को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 135। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो इनमें से कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? ठीक है, तो इसमें से कौन सा साम्राज्य था? इसमें साम्राज्य था आपका मौर्य वंश, और इसके अलावा जो है आपका कुषाण वंश। ठीक है, इन दोनों की सीमाएं जो है भारत के बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इसमें दोनों बी और सी दोनों को सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर बी और सी दोनों सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो यहाँ पर कुछ राजवंश दिए गए हैं, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना है सातवाहन वंश। ठीक है, ये इन राजवंशों में सबसे पुराना है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया हुआ है? ठीक है, यानी एका ब्राह्मण की उपाधि किसके लिए दी गई थी, किस शासक को दी गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी को जो है एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ठीक है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में इन आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। चलिए यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, किस काल की बात की जा रही है? सातवाहन काल की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यह कथन कर रहा है। कारण क्या है? कारण में बताया जा रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कारण और कथन सही है या नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है, और ए जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो ये श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ठीक है, श्रावस्ती का उल्लेख रबतक अभिलेख में नहीं है। ठीक है, और चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है कुछ राजवंश, उनके राजवंशों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनको सुमेलित करना है। चलिए इनको सुमेलित कर लिया जाता है। इनका सही सुमेल क्या हो जाएगा? डिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक थे, रुद्रदामन शक शासक थे, और गोंडोफर्नीज ये पल्लव के थे, और भीम कुषाण वंश के थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसका देखिए ये नासिक का दिया है गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा का दिया है खारवेल। ठीक है, आगे है आपका, आगे भी देख लेते हैं हम लोग। आगे आपका है भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय और गिरनार रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
यानी सी सही सुमेलित नहीं है, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। इसके अलावा बाकी सब जो है सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शक विजेता किसे माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इसके अलावा जो है आपका नाम दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। ठीक है, तो शक विजेता किसे कहा जाता है, शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। तो यानी गुप्त स्वर्ण मुद्रा नहीं, स्वर्ण मुद्रा का नाम गुप्त नहीं है, यानी गुप्त काल में, गुप्त शासन काल में जो स्वर्ण मुद्रा निर्मित हुई थी उस स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, उसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो गुप्त शासन काल में किस स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, तीसरी शताब्दी में वारंगल जो था यह लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है योग के आविष्कारक थे। तो योग के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, पतंजलि। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बाबा रामदेव का जो प्रचार ब्रांड है, जो ब्रांड ही पतंजलि है। ठीक है, तो पतंजलि जो थे वो योग के आविष्कारक थे, यानी योग का उन्होंने आविष्कार ही किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मीमांसा के प्रणेता थे। तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे, ये थे जैमिनी। ठीक है, मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। दोस्तों अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ इन महापुरुषों के नाम दिए गए हैं और इन महापुरुषों के जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं उन सिद्धांतों को दिया गया है। ठीक है, तो आइए इनका मिलान करवाते हैं। तो देखिए वल्लभाचार्य, पहला है वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य का कौन सा सिद्धांत था, तो इनका था पुष्टि मार्ग। ठीक है, वल्लभाचार्य का सिद्धांत था पुष्टि मार्ग। और रामानुज का क्या था, तो रामानुज का था विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। तीसरा है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के कौन से विचार थे, ये थे द्वैतवाद। ठीक है, क्या था, द्वैतवाद। और शंकराचार्य के जो था सिद्धांत वो था अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। ठीक, चलिए यहाँ पर आप इसकी व्याख्या में भी देख सकते हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, चला प्रश्न गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है, तो ये प्रमाणित होता है भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुषाण यानी सिक्कों की धातुओं ने किस राजवंश में कौन से सिक्के की धातु चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र की मुद्राएं चलाई थी, सही बात है।
गुप्त ने भी स्वर्ण और रजत की मुद्राएं चलाई थी, सही बात है। सातवाहनों ने स्वर्ण की मुद्राएं नहीं चलाई थी, यही आंसर आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी कलचुरी वंश जो है इन्होंने भी स्वर्ण और रजत एवं ताम्र की मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, यानी जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये किस धर्म से संबंधित है, इतना यही साफ साफ इसमें पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा गुफाएं किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका शैव धर्म से, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का शरणाक्षर प्राप्त था, ठीक है। पूछ रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का शरणाक्षर प्राप्त था। तो दोस्तों राष्ट्रकूटों को शरणाक्षर जो है ये जैन धर्म को प्राप्त था। किसको प्राप्त था, जैन धर्म को, ठीक है। चलिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए स्तूप दिया है एक तरफ उसके जो है स्थानों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्तूप है, चित्रकारी है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है, दशावतार मंदिर है, मतलब ये अलग अलग जो है ऐतिहासिक चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो स्थल दिए गए हैं जहाँ पर ये स्थापित है, ठीक है। तो चलिए इसको व्याख्या में हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये सांची में है, ठीक है। चित्रकारी कहाँ पर है, तो ये बाघ की चित्रकारी से संबंधित है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ है, तो ये मथुरा में है, ठीक है। और दशावतार मंदिर कहाँ, तो ये देवगढ़ में है, ठीक है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची दी गई है स्थानों की, ठीक है, यानी ये ऐतिहासिक स्थान है, ठीक है, और इधर स्मारक दिए गए हैं, ठीक है। तो इन स्थानों को इनके स्मारकों से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा क्या है, एक तरह से एलिफेंटा आपका जो है गुफा है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा जो है यही एलिफेंटा अपने गुफाओं के लिए फेमस है, ठीक है। और श्रवण बेल गोला ये किस लिए जाना जाता है, तो ये अपने मूर्ति के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो वहाँ की श्रवण बेल गोला की मूर्ति है वो वहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। खजुराहो किस लिए जाना जाता है, तो खजुराहो जो है जाना जाता है अपने मंदिर के लिए, ठीक है। खजुराहो की मंदिर फेमस है। और सांची किस लिए जाना जाता है, तो ये स्तूप के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल दिया गया है, यहाँ पर राज्य दिया गया है, ठीक है। तो इन ऐतिहासिक स्थलों को इनके राज्यों से आपको मैच कराना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों का समय बचे, ठीक है। तो भीमबेटका जो है कहाँ पर था, है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में है। हम्पी आप जानते ही होंगे, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। और मानस मंदिर ये जो है मानस कहाँ पर है, तो ये असम में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है भीतरगांव मंदिर, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो आइए कथन पढ़ लेते हैं। कथन क्या क्या है, तो पहला कथन है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, ठीक है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ठीक है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ठीक। तो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर का सी हो जाएगा। और ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। ये कथन 1 और कथन 2 इसके संदर्भ में दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। इनमें से किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है, इन सभी मंदिरों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर का तेली मंदिर। जो ग्वालियर का तेली मंदिर है यह जो है द्रविड़, इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है।
तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है, किसने करवाया दोस्तों? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ठीक है, तो ये विभिन्न राजवंश दिए गए हैं। इन राजवंशों में से पूछा जा रहा है कि इन राजवंशों में से कौन से राजवंश ऐसे थे जो कि अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे या घोषित कर देते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर इसमें से सही नहीं दिया है, स्टार लगाया गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हमको देखनी पड़ेगी। तो इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। देखिए, वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा प्राय सभी प्राचीन राजवंशों में रही है। ठीक है, यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारी के रूप में युवराज पद पर किसी राजकुमार को नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब चारों आंसर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है, इसलिए इसका आंसर नहीं सही स्पष्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ठीक है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच, ठीक है, किसके बीच? भारत के और रोम के बीच। ठीक है, भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अरिकामेडू से ये पता चलता है कि भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ठीक है, इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने मंत्रियों को काशी क्षेत्र में भेजा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चालुक्य राजा कुमारपाल ने ये प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था अपने मंत्रियों को। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ठीक है, यानी तमिल देश में से, यानी तमिल दक्षिण भारत में से ये संगम युग का राजवंश इनमें से कौन सा नहीं था? ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, चलिए बाकी चेर, चोल और पांडव ये तीनों जो है संगम युग के थे। ठीक है, कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध, ठीक है, सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ठीक है, यानी कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने 2 समुद्री अभियान भेजा था सिंघल द्वीप के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो इन सभी ग्रंथों में से किसे हम लघु वेद की संज्ञा देते हैं? ठीक है, तो इसे कुराल को, ठीक है, कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, टोट्टवारियम जो था ये आपका उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो इनमें से कौन तमिल रामायण, जिसको हम तमिल रामायण कहते हैं, ठीक है, इसका लेखक कौन था? इसका लेखक थे कंबन। कौन थे दोस्तों? कंबन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध युद्ध था जिसका नाम था तक्कोलम युद्ध। ये किनके बीच हुआ था? ठीक है, पूछा जा रहा है कि किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा तक्कोलम युद्ध जो है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, यानी मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है कुल मिला के? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। ठीक है,
म से मीनाक्षी होता है और म से मदुरै होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नटराज नृत्य के भगवान, ठीक है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसका पहला कथन है कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा कथन है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का। ठीक है, तो दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहनी है और बाएं कान में महिला कुंडल पहनी है। तो इसमें से देखना होगा कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है सही है। तो इसका आंसर बता दें आपको कि ये दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन सही है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिए सी इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लें हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। इधर कुछ साहित्य या कुछ पुस्तकों के नाम है और इधर उनके लेखकों के नाम है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक किसने लिखा है, इसी से हमको मिलान कराना है सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए पहला पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो दोस्तों अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पाणिनि की पुस्तक है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी पुस्तक है, तो ये पतंजलि की पुस्तक है। ठीक है, निरुक्त, निरुक्त किसकी पुस्तक है, तो ये यास्क की पुस्तक है। ठीक है, और वार्तिक किसकी पुस्तक है, तो ये कात्यायन की पुस्तक है। ठीक है, वार्तिक किसकी पुस्तक है, कात्यायन की। ठीक है, चलिए चलिए एक बार व्याख्या में भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा से रिवाइज हो जाए। अष्टाध्यायी पाणिनि की, महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त यास्क की और वार्तिक किसकी है, कात्यायन की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दरबारी कवि दिए गए हैं और उन कवियों के ये किसके शासन काल में रहे हैं। ये दरबारी कवि जो है किस राजा के शासनकाल में रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं अमीर खुसरो। तो दोस्तों अमीर खुसरो किसके शासनकाल में थे, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। ठीक है, कालिदास, तो कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो कालिदास थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, हरिसेन, हरिसेन किसके शासनकाल में थे, तो हरिसेन थे आपके समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, हरिसेन किसके शासनकाल में दोस्तों, तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। और बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, तो ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में थे। ठीक है, तो ये चारों आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ठीक है, कौन है दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे। तो दोस्तों आर्यभट्ट क्या थे, तो दोस्तों आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये क्या थे, आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आपका मत्त विलास प्रहसनम। ठीक है, मत्त विलास प्रहसनम। ठीक है, तो ये किसका, इसके लेखक कौन थे दोस्तों, इसके लेखक हैं आपके महेंद्र वर्मन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। ठीक है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा भोज ने लिखी थी। ठीक है, राजा भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हर्ष ने, ठीक है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पर कुल मिला के 4 रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी 4 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें कि आपका प्रियदर्शिका, ठीक है, और आपका नागानंद, इसके अलावा आपका रत्नावली। ठीक है, ये 3 पुस्तिकाएं जो है हर्ष के द्वारा रचित हैं। ठीक है, ये तीनों पुस्तकों की रचना किसने किया है, राजा हर्ष ने किया है। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की। ठीक है, हर्षचरित किसकी रचना है दोस्तों, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भगवती सरस्वती। ठीक है, भगवती सरस्वती जो है भोजशाला मंदिर की देवी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। इनमें से कौन कौन से ऐसे राजा हैं जिनको कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा,
इसमें सही जवाब हो जाएगा गोपाल, और चौथा है आपके नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके सही हो जाएंगे, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये धर्मपाल ने की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए कूट के अनुसार लिखिए। यानी कि ये जो कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा, इन शासकों का कार्यकाल किस कालक्रम में रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी सबसे पहले किसका कार्यकाल था, तो ये था यशोवर्मा का। उसके बाद किसका कार्यकाल था, तो ये धंग का था। फिर इसके बाद जो है विद्याधर का, और फिर इसके बाद कीर्ति वर्मा का। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। ठीक है, तो इसमें से गुर्जर प्रतिहार शासकों में से आदि वराह की उपाधि किसके पास थी। ठीक है, किसे आदि वराह की उपाधि दी गई थी, तो ये थी मिहिर भोज को। ठीक है, मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था, जिनका वास्तविक नाम शाही खान था। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, शाही खान। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुछ ये पूर्व मध्यकालीन जो है ये शहरों के नाम है। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित थे, यानी किन शहरों पर स्थित थे या किस राज्य में स्थित थे, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा इसकी व्याख्या से ही। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूर्व मध्यकालीन आपके ये शहर थे और इनकी वर्तमान अवस्थिति कहाँ पर है, तो कोल ये था, कोल या कोयल जो है अलीगढ़ में था, महोत्सव नगर ये महोबा में था, महोदय श्री ये कन्नौज में था, और जेजाक भुक्ति ये कहाँ पर था, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड में था। ठीक है, तो ये इसके कुछ शहर थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसे हम ताकि कंटिन्यू करते रहें। और इसके अलावा जो भी आर से संबंधित जो भी मैटर आपको चाहिए, हिंदी की हो चाहे जीएस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अब कमेंट करिएगा ताकि हम आप लोगों को उसकी वीडियो भी दे सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।